गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टुडे वी विल ट्राई कि हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट में इसको नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करें। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं। जो भी एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा डी सबशेल या एफ सबशेल में मूव करेगा, इट्स डी सबशेल और एफ सबशेल, या एफ सबशेल में जो जाएगा दैट इज द डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा हमें याद रखनी है, डी ब्लॉक में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि डी सबशेल एस और पी के बीच में आएगा। डी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक के बीच में आएगा एंड डी सबशेल में आपके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। क्योंकि इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसलिए बेटा डी सबशेल में, डी सबशेल और यू कैन से आगे डी ब्लॉक में हमारे पास टोटल 10 ग्रुप्स आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू बेटा ग्रुप नंबर 12। पहली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए, एफ ब्लॉक में टोटल जो है आपके पास, अब एफ सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए एफ ब्लॉक में हमारे पास टोटल 14 ग्रुप्स होने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा एफ ब्लॉक जो है ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थर्ड ग्रुप। ये जैसे हम टॉपिक आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको रिप्रेजेंट भी कर दूंगी। ठीक है, एक अगली जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज कि जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब हम डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो ये हमेशा पेनल्टीमेट में फिल होता है। ठीक है, आपके पास होता है NS, दिस इज आउटर। आउटर का बेटा दूसरा नाम है अल्टीमेट, और डी हमेशा फिल होगा N-1 का, दैट इज योर इनर ऑर्बिटल और यू कैन से पेनल्टीमेट, दिस इज पेनल्टीमेट। एंड F हमेशा फिल होता है आपके पास N-2 का, तो दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो आउटर हमेशा S होगा, D हमेशा 1 इनर का फिल होगा। मीन्स अगर मान लो बेटा आपके पास 4S है तो D हमेशा 3D का फिल होगा। ठीक है, अगर आपके पास 6S है तो आपके पास D फिल होगा 5 का एंड F फिल होगा 4 का, 4S 5D देन इट इज 6S। ठीक है, नेक्स्ट आओ, सबसे पहले आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए। अक्सर नीट में क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशंस पे भी पूछते हैं। बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। एक्सेप्शनल है, नीट में अक्सर इनकी कॉन्फ़िगरेशन डी और एफ में किसी ना किसी की कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखो, डी सबशेल स्टार्ट होता है बेटा थर्ड शेल से, तो सबसे पहले आपके पास 3D की फीलिंग होती है। व्हेनेवर देयर इज अ फीलिंग ऑफ 3D तो इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन फिल होंगे बेटा 4D में तो इसे बोलेंगे हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इफ इट इज 5D देन इट इज योर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। 6D में भी इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड उन्हें हम कहेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। ऑल्दो 6D हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो इट इज़ द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो आपको याद होनी चाहिए। अब आएगी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जहाँ पे वेरिएबल आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। फॉर एग्जांपल 3D के अंदर क्रोमियम एंड कॉपर, दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन 3D जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वेरिएबल हैं। हेयर यू आर हैविंग 4s1 3d5, हाफ फिल्ड के लिए इट इज़ 4s1 and copper also comes out to be 4s1 3d10.
तो क्रोमियम एंड कॉपर यहाँ पे बेटा आपके पास दे आर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन 4s। 3D में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, पर 4D के अंदर तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जिनकी वेरिएबल हैं, ठीक है। यू कैन जस्ट सी नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुदीनियम, रहीनियम, पैलेडियम एंड सिल्वर। एक बहुत खास चीज़ अगर आप देखोगे तो आप देखोगे बेटा पैलेडियम के 5s में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी पैलेडियम इज अ 5th पीरियड एलिमेंट, इट्स अ 5th पीरियड एलिमेंट। और यहाँ देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन, इट इज 5s1। सिमिलरली इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वेरिएशन आती है आपके पास प्लेटिनम में एंड गोल्ड में, वेयर वी आर हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आपके पास बेटा यहाँ पे जितने भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए, डी ब्लॉक की भी और एफ ब्लॉक की भी। नाउ नेक्स्ट, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में जिन जिन के पास बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, wheresoever we are having unpaired electrons, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाले एलिमेंट्स को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, किसमें? ग्राउंड स्टेट में या एनी ऑफ देयर एक्साइटेड स्टेट्स। किसमें बेटा? ग्राउंड स्टेट में, इट्स द ग्राउंड स्टेट, और एनी ऑफ देयर एक्साइटेड स्टेट्स, तो वो एलिमेंट्स आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहलाएंगे। डी ब्लॉक तो है ही हैं क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन आया है, पर आप उनको ट्रांजिशन भी कहोगे, ठीक है। जैसे आप सबसे पहले एग्जांपल देखो, जिंक। जिंक वॉज 4s2 3d10। अगर आप देखोगे डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें की जगह पे जिंक +2 में चले जाओगे, देन अगेन इट इज़ 3d10। तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इसका मतलब जिंक इज़ अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो 3 एलिमेंट्स बेटा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये तीनों कौन है आपके? ग्रुप नंबर 12। ये तीनों क्या हैं? दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। दे आर नॉट क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाए जाएंगे। क्लियर? अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, दैट क्वेश्चन इज अबाउट हमारा कॉपर। कॉपर में के केस में क्या होगा आपके पास? देखो कॉपर आपके पास होता है बेटा 4s1 3d10। ना कॉपर +1 विल बिकम 3d10। अब देखो ग्राउंड स्टेट में और कॉपर +1 दोनों स्टेट्स के अंदर अगेन देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट आपको पता है कॉपर +2 भी होता है। जब कॉपर +2 होगा इट बिकम्स 3d9। नाउ वी आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर कॉपर इज कंसिडर्ड एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट एज वेल एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। दोनों होगा, डी ब्लॉक भी और ट्रांजिशन भी। एक और एलिमेंट जो आपको बहुत ध्यान से देखना है, दैट इज योर सिल्वर। आपको पता है कि मेजॉरिटी सिल्वर आपके पास अगेन देखो 5s1 4d10, मेजॉरिटी सिल्वर के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनमें सिल्वर की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। अब ये +1 वाली स्टेट में जितने भी कंपाउंड्स होंगे, इसका मतलब आपके पास सिल्वर आ जाएगा 4d10। तो सिल्वर भी कैसे डी ब्लॉक एलिमेंट? डी ब्लॉक एलिमेंट है पर ट्रांजिशन कैसे होगा? तो ध्यान रखोगे, देर आर 2 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, जिनके साथ हमारे एलिमेंट्स यूजुअली हायर स्टेट्स में चले जाते हैं। तो सिल्वर भी आपके पास फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ +2 स्टेट में चला जाएगा एंड इट फॉर्म्स AgF2। दिस इज द कंपाउंड, although unstable. Similarly, it is silver with oxide. This will give you AgO. इन दोनों कंडीशंस में हेयर सिल्वर इज हैविंग +2 स्टेट, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, देयरफॉर सिल्वर इज ऑल्सो गोइंग टू बी योर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और आपको बाकी सब तो बताइए, लाइक स्कैंडियम 3d1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज 3d2 3d3,
सबके पास यू कैन चेक बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आवर फर्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, which of the following d block elements does not contain a transition element. तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा है 12, दैट इज योर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी. जिंक, कैडमियम, मरकरी, they do not have any unpaired electron in D. Clear? Next आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अटोमिक रेडियाई. अटोमिक रेडियाई इनका S और P ब्लॉक जैसा नहीं है, देयर इज अ बिग वेरिएशन. जैसे आप देखते हो S ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो गया, P ब्लॉक में भी ऑलमोस्ट यही चलता है, लेफ्ट टू राइट साइज हमारे पास डिक्रीज कर जाता है. रीज़न आपके पास शेल नंबर सेम रहता है बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. बट D ब्लॉक में ऐसा नहीं है. D ब्लॉक में जब हम डिस्कस करते हैं तो D ब्लॉक में व्हाट हैपन्स, आपके पास देखो यू आर हैविंग स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक. बेटा जब हम लेफ़्ट टू राइट चलना शुरू करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट चलते चलते आपके पास सेम पॉइंट शेल्स सेम चल रही हैं, इसलिए लेफ़्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जब ये इंक्रीज होगा तो हमारे पास साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. अब जैसे जैसे आप लेफ़्ट टू राइट चलोगे धीरे धीरे डी में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे. देखो इट वाज D1, D2, D3, D4, D5, मैंगनीज इज ऑल्सो D5. अब डी में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो गए. अब डी में ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन स्टार्टेड प्रोवाइडिंग रिपल्शन टू द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन. तो दो काम होने शुरू हो गए, एक तरफ से अट्रैक्शन हो रही है और एक तरफ से रिपल्शन हो रही है. ये अट्रैक्शन और रिपल्शन बैलेंस हो जाएंगे. मिड हाफ में आके मुझे ऐसा लगेगा कि साइज में कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, इसलिए आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट बेटा सिमिलर हो जाएगा. लेकिन एंड ऑफ द सीरीज में क्या होगा, जब आप कॉपर या जिंक पे पहुंचोगे तो वहाँ पे डी फुली फिल्ड हो जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं. नाउ दीज इलेक्ट्रॉन्स विल रिपेल ईच अदर, जिसके कारण इनका साइज कंपैरेटिवली दूसरों के थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. तो लेफ्ट टू राइट आपके पास इन सीरीज में क्या होगा, पहले साइज थोड़ा डिक्रीज होगा, फिर थोड़ा ऑलमोस्ट सिमिलर दिखाई देगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज हमेशा साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा. सो व्हाट वी आर हैविंग, ये देखो ये तीन एलिमेंट्स का साइज ऑलमोस्ट सेम और फिर इधर आके अगेन थोड़ा इंक्रीज. सो द अटोमिक रेडियाई डिक्रीज करेगा, पर कैसे, इरेगुलरली. पहले पहले अटोमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपके पास देयर इज गोइंग टू बी द डिक्रीज, पर मिड हाफ में आके ये डिक्रीज बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, नाउ कम्स टॉप टू बॉटम. जब भी हम टॉप टू बॉटम आते हैं, जैसे आप गए 3D से 4D, तो बेटा जब 3D से 4D जाओगे तो आपके पास शेल नंबर इंक्रीज करेगा. जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइज भी इंक्रीज करेगा. तो इससे नेट हमें क्या समझ में आएगा, इससे हमें ये समझ में आएगा कि जब हम 3D से 4D गए तो साइज इंक्रीज हो गया. जब आप हमारे पास 4D1 ये ट्रिबियम से 5D1 पे गए, दैट इज़ योर लेंथेनम. तो बेटा 4D1 से 5D1 पे जब हम गए हैं तब हमारे पास साइज सेम कहानी इंक्रीज हुआ, क्योंकि अभी F ब्लॉक नहीं आया. लेंथेनम आया आपके पास 57 और उसके बाद बेटा आ गया हेफनियम, दैट इज़ योर 72. बीच में आया F ब्लॉक, जो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पुअर शील्डिंग. दिस इज प्रोवाइडिंग अस पुअर शील्डिंग. Now this poor shielding, what this poor shielding will do, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अब आप खुद सोच के देखो, बीच में एक चीज़ कह रही है कि अट्रैक्ट करो और 4D से 5D कह रहा है कि साइज शेल दूर हो गया जी, साइज को इंक्रीज करो. तो दो एंटागोनिस्टिक पार्ट्स चल पड़े हैं. 4D से 5D इट इज सेइंग इंक्रीज कर दो, ठीक है, लेकिन आपके पास F ब्लॉक क्या कह रहा है कि साइज को डिक्रीज कर दो. नेट इम्पैक्ट क्या आया, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया. ऑलमोस्ट 4D और 5D का साइज हमारे पास क्या रह गया, सेम.
तो लेंथेनम के बाद वाले सारे एलिमेंट्स जितने भी आपके पास आएंगे उसके बाद वाले लेंथेनम के, तो 4D और 5D के साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर हो गए, मिलते जुलते हो गए, इवन कुछ का तो साइज सेम हो गया। तो अगर आप चेक करोगे बेटा तो ये अगेन नीट का क्वेश्चन है, जिरकोनियम एंड हेफनियम, इट्स योर जिरकोनियम एंड योर हेफनियम, ठीक है, एंड नायोबियम एंड टेंटेलम, इनके साइजेस आर सेम। ये आपको एग्जांपल्स याद होनी चाहिए किन किन के साइजेस सेम हुए थे। तो 4D और 5D में किस किस का साइज सेम हुआ? इट इज़ जिरकोनियम एंड हेफनियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। क्लियर है बेटा सभी को? तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगर हम किसी पीरियड में चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट पहले साइज डिक्रीज करेगा, मिड में आके वो कांस्टेंट हो जाएगा और एंड में आके फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप में बात करोगे तो टॉप टू बॉटम 3D से 4D शेल नंबर इंक्रीज हुआ है इसलिए साइज इंक्रीज करेगा, पर 4D से 5D कब? जब बीच में आपके पास 5D एलिमेंट्स में क्या हो चुका होगा? पूरा F ब्लॉक फिल हो चुका होगा, लेंथेनॉइड्स फिल हो चुके होंगे, तब आपके पास साइज में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, जिसमें से कि कुछ एलिमेंट्स 4D और 5D वालों का साइज बिल्कुल सेम हो जाएगा। दैट इज़ योर जिरकोनियम, हेफनियम, नायोबियम एंड टेंटेलम। ये एग्जाम्पल्स येस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी को ग्राफिकली अगर हम देखें बेटा तो यू कैन चेक, आप ये देखो दिस रेड लाइन एंड दिस ब्लू लाइन, these elements are having nearly similar size, 4D and 5D elements, and this is your 3D elements. लेफ्ट टू राइट देखो साइज पहले डिक्रीज होना शुरू हुआ, फिर देखो मिड हाफ में आके ऑलमोस्ट यहाँ पे ये देखो कांस्टेंट हो गया, एंड में आके फिर देखो जिंक और कॉपर की जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे आके इंक्रीज हो गया। दिस इज योर आयरन, कोबाल्ट, निकल। तो आप चेक कर सकते हो कि इनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो गया, ठीक है। सो रिगार्डिंग दिस यू आर हैविंग किनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ऑलमोस्ट सेम साइज वाले जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? सोडियम पोटेशियम एस ब्लॉक एलिमेंट्स, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है तो सेम नहीं होंगे, ठीक है। बेरिलियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, अगेन बेटा आपको पता है बेरिलियम इज योर ग्रुप नंबर 13, मैग्नीशियम इज योर ग्रुप नंबर 2 एलिमेंट, साइज सिमिलर नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ग्रुप नंबर 17, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होगा, ये भी नहीं है। सो इट इज़ योर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। अच्छा, इससे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल का सिमिलर साइज होने के कारण इम्पैक्ट क्या आएगा? नाउ दे आर हैविंग द सिमिलर साइज। ऐसे में क्या हुआ? आपने 10 आयरन के एटम ले लिए, उसमें से आपने 3-4 एटम आयरन के हटाए और उसमें निकल रख दिया, फिर आपने कुछ और एटम्स हटा दिया, आपने उसके अंदर कोबाल्ट रख दिया। अब आप चेक करो, क्या आयरन का सॉलिड स्ट्रक्चर आपने डिस्टर्ब किया? नहीं। रीज़न? क्योंकि आपके पास जो आयरन का सॉलिड स्ट्रक्चर था, इस सॉलिड स्ट्रक्चर में हमारे पास सबका साइज़ क्या था? सिमिलर। तो दैट मीन्स ना मुझे पता चला आयरन है, ना निकल, ना कोबाल्ट, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेटिस स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर आयरन का डिस्टर्ब नहीं हुआ। पर उसमें आयरन नहीं है अकेला, उसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, ये है सॉलिड सोल्यूशन। तो आपके पास इस सॉलिड सोल्यूशन को बोलते हैं बेटा अलॉयज। सिमिलर साइज होने के कारण दीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली फॉर्म अलॉयज। कब हो सकते हैं? व्हेन दे आर हैविंग क्या चीज़ बेटा? सिमिलर साइजेस। तो जिन एलिमेंट्स के सिमिलर साइजेस होते हैं दे कैन फॉर्म अलॉयज। एल निको, ठीक है, दैट इज योर आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, next is your enthalpy of atomization. Now again something important we are going to discuss. एक आपको साइज याद रहना चाहिए कि 3D से 4D it was increasing, but 4D और 5D का साइज was almost same. अच्छा, इससे एक और प्रॉब्लम जनरेट हुई। 4D और 5D जो हैं आपके पास, जब साइज में सेम हो गए, पर एक प्रॉब्लम ये थी कि 4D से जब आप 5D गए तो 5D का एटॉमिक नंबर बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इम्पैक्ट हो गया, ठीक है। तो 5D का जो इम्पैक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इम्पैक्ट हो गया, इसके कारण उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, उसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो गई। इस पावर के इंक्रीज होने से क्या क्या इम्पैक्ट्स आएंगे? अलॉन्ग विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सीखते हैं। जैसे जैसे आप सीरीज़ में चले बेटा, आपने देखा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। अब आप यहाँ देखो, इट इज़ D1, D2, D3,
5, D5, दिस इज D6। अच्छा, क्रोमियम आपको याद है एक्सेप्शन था, 3D5 4s1 था, ये सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास ही आ गए। तो यहाँ देखो इधर की तरफ जा रहे हो तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले आपके पास इंक्रीज हो गए, और आयरन के पास जाने के बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिड हाफ में जाने के बाद ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होने शुरू हो गए। जिंक के पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिंक के पास देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क हमें ये पड़ेगा बेटा कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये ज़्यादा हैं तो बेटा आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग भी इंक्रीज कर जाएगी। अगर बॉन्डिंग इंक्रीज हो गई दो चीज़ों में तो आपको उसे तोड़ने में एनर्जी जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा लगेगी। तो दैट मीन्स तोड़ने के लिए यहाँ जो मेटल के बॉन्ड को तोड़ोगे, अच्छा मेटल को अगर आपने तोड़ दिया, ये बॉन्डिंग टूट गई तो मेटल के एटम्स दूर दूर हो गए, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम में कन्वर्ट करना। तो दिस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जैसे ही बॉन्ड टूटेगा तो ये बन जाएगी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब जितनी ज़्यादा ये होगी बेटा उतनी ही आपके पास एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ जाएगी। दूसरा, आपने बॉन्ड तोड़ा तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो आपके पास ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ एक बहुत जनरल पॉइंट कि लेफ्ट टू राइट जब आप चलोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण दो प्रॉपर्टीज़, एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। कैसे? मिड हाफ में देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिड हाफ तक बढ़ रहे हैं, मिड में आके वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए और फाइनली एंड में आके वो है ही नहीं, जिंक के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग पहले इंक्रीज होगी, फिर थोड़ी डिक्रीज होने लग जाएगी और एंड में आके है ही नहीं, मतलब जिंक ज़्यादा आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। इसलिए सॉफ्ट एलिमेंट्स हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी। आपको ये भी पता है कि मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि उसमें बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो बेटा मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा हुई, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा हुई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गए। आई थिंक सारा पॉइंट क्लियर है। अब आप लेफ्ट टू राइट चले तो ये कंडीशन आई, क्या? पहले इंक्रीज, फिर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे धीरे धीरे डिक्रीज, एंड देन लास्ट में आके जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट एलिमेंट्स। इसमें एक एक्सेप्शन, मैंगनीज और उसकी फैमिली। मैंगनीज इज अ D5 स्टेट, इसका मतलब हाफ फिल्ड स्टेट है, स्टेबल है, ये कोई इधर उधर किसी से बॉन्डिंग नहीं करना चाहता, इसलिए आपको वेरिएशन हमेशा मैंगनीज में मिलेगी। दूसरी चीज़, लेफ्ट टू राइट तो समझ लिया, अब टॉप टू बॉटम आ जाओ। अब आएगा वो पॉइंट जहां हमने कहा कि 5D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब 5D इन कंपैरिजन टू अदर्स बाकी सबके साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा। 5D जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेगा उतना ही उसका बॉन्ड तोड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 5D के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया और उसके इंक्रीज होने के कारण उसकी इफेक्टिविटी ऑफ मेकिंग दोज बॉन्ड्स इंक्रीज हो गई। अब इन बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल है, इसलिए बेटा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ 5D का ज़्यादा हो गया इन कंपैरिजन टू 3D या 4D। ठीक है, सो यू कैन चेक अगेन व्हाट वी आर हैविंग। नाउ वी आर हैविंग, देखो 3D सीरीज सबसे नीचे, 4D एंड 5D का सबसे ज़्यादा। 3D, 4D, 5D। अब 3D में सबसे ज़्यादा कौन आ जाएगा? लाइक क्रोमियम, क्योंकि क्रोमियम वॉज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो आपको डिप दिखाई दे रहा है हर जगह पे, ये कौन सी फैमिली है? ये है मैंगनीज की फैमिली। ठीक है, ये है मैंगनीज की फैमिली, क्योंकि दे आर हैविंग हाफ फिल्ड स्टेट। हाफ फिल्ड स्टेट दे आर वेरी स्टेबल, इनको किसी से कोई बॉन्डिंग नहीं करनी है। तो आपके पास दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है जनरली इंक्रीज हुई क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हुआ। मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेस विद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इंक्रीज होगी मिड तक एंड देन ये कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आपके पास यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मेटल्स विद करेक्ट, ये देखो,
ठीक है। वेरी हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिनकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा हो गई, क्या वो हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे? मेटल कैसे रिएक्टिव होगा अगर वो आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करेगा, या तो बॉन्ड इतना स्ट्रांग होगा कि वो टूटने में ही नहीं आएगा, तो इसलिए दे आर नॉट वेरी रिएक्टिव, ठीक है। मेटल्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सीरीज, मतलब कौन? 4D एंड 5D, they have greater enthalpies of atomization than corresponding elements of first series, मतलब 3D। yes बेटा, आपने अभी ग्राफ में इसी चीज़ को डिस्कस किया, 3D सबसे नीचे, फिर 4D एंड मैक्सिमम इज 5D, सो दिस पॉइंट इज करेक्ट, ठीक है। देयर इज मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स ऑफ लाइट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नहीं, न्यूक्लियस की पावर जहाँ इंक्रीज हुई वहाँ मेटल मेटल बॉन्डिंग इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मरकरी से बॉन्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए आपको Hg2 भी मिलता है, आयनिक स्टेट में होता है आपके पास, तो आपको Hg2 भी मिलेगा, पर ये सिर्फ किस में होगा? नॉट इन लाइटर, इट इज़ गोइंग टू बी हेवियर एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स वीकर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, नो बेटा, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए उतनी बॉन्डिंग हमारे पास इंक्रीज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, सेम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने डिस्कस किया, अनपेयर्ड ज़्यादा, आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब चले थे तो आपके पास क्रोमियम और उसकी फैमिली के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इनके होंगे। डिप किस में होगा? मैंगनीज वाली फैमिली में। सॉफ्ट कौन होंगे? लेस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और किसका होगा? जिंक, ग्रुप नंबर 12 में, क्योंकि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। सो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन क्रोमियम की फैमिली है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको बार बार मिलेंगे। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनमें ज़्यादा थे, इसीलिए बेटा दे आर वेरी हार्ड एंड दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। पर ग्रुप नंबर 12 में क्या हुआ? जिंक, कैडमियम, मरकरी लो मेल्टिंग पॉइंट है, सॉफ्ट है, आपको पता होना चाहिए सॉफ्ट है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। देखो ये सब मिलते जुलते सिमिलर से पॉइंट्स हैं, अगर आप एक को याद करोगे ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे आपको। सेम चीज़ को बेटा हमने ग्राफिकली भी प्लॉट किया, देखो डिप किस में है? मैंगनीज की फैमिली, टेक्नीटियम, थोड़ा बहुत रिहीनियम, और हाईएस्ट कौन आ गए? क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, और बिल्कुल कम कौन हो गए? सॉफ्ट एलिमेंट्स हमारे, ठीक है। कौन आएंगे? जो आएंगे लास्ट में हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट इज इन जनरल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स क्या हो जाएगा? पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं इसलिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे, फिर मिड हाफ में आके आपके पास धीरे धीरे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे ये भी कम होना शुरू हो जाएगा। सो देर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज, नो, ग्रेजुअल मतलब स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, नो, देर इज नो इंक्रीज, ठीक है। यहाँ इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हुआ, तो ग्रेजुअल कुछ नहीं है। क्या ग्रेजुअल डिक्रीज हो रहा है? नो, फर्स्ट इंक्रीजेज येस टिल द मिडल and then decreases towards the end, yes, this is the correct trend, clear। next आओ, next है बेटा ionization energy। अब यहाँ देखो, ionization energy is the energy required to remove the outermost electron। अब आप एक चीज़ सोच के देखो, टॉप टू बॉटम जब हम गए 3D से 4D और 4D से 5D, आपको पता है 5D का साइज ज़्यादा इंक्रीज ही नहीं हुआ, पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इम्पैक्ट में है। ये जब इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस जो दूसरों से बॉन्डिंग कर रहा है वो अपने इलेक्ट्रॉन को तो पहले पकड़ के रखेगा। अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किया हुआ है तो बेटा ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालना इन एटम से मुश्किल होगा। मींस 5D एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बाकियों के कंपैरिजन में अगेन ज़्यादा होगी, ठीक है। सो ये चीज़ सबसे पहली है जो आपको याद होनी चाहिए। तो 3D, 4D और 5D में 5D की आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब और क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। देयर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन 4s एंड 3D, यस, 4s और 3D की एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स 4s से भी जा सकते हैं और 3D से भी जा सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम बोथ दीज लेवल्स इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड। अगला पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि 5D एलिमेंट्स की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D से क्या होगी? ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अगर मुझे किसी को M+2 स्टेट में लेके जाना है तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स की हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे। आप सबको बताए मैंगनीज, दिस इज योर 4s2
3d5। अब आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जब रिमूव करने हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेटा जाएंगे 4s से और ये बन जाएगा 3d5। इसका मतलब आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिमूव किए। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ से रिमूव किए ये हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड इट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 2। 2 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम टोटल होगा। दूसरा, आपको आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब हमारा एलिमेंट गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और आपको पता है ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो सॉलिड होते हैं बेटा, तो सॉलिड से हम कौन सी स्टेट में जाएंगे? गैसियस। जब आप सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाओगे तो इसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब ये जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, हेयर वी आर मूविंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस, और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी ऑलरेडी ज़्यादा होती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकालना है तब आपके पास कौन कौन सी एनर्जीज काम करेंगी? पहले आप लगाओगे एटमाइजेशन, फिर आप दोगे आयनाइजेशन। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फर्स्ट आयनाइजेशन। 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी। हम बात कर रहे हैं +2 स्टेट की। इसका मतलब देयर इज गोइंग टू बी सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज प्लस साथ में सम किसका होगा? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। तो जहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हमें स्टेबिलिटी मिलेगी वहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली थोड़ी इजीली निकल जाएंगे। एग्जाम्पल्स, 1 इज मैंगनीज 3d5 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल वी आर हैविंग इज जिंक। जिंक भी आपको पता है इट इज़ 4s2 3d10। ये जिंक बन जाएगा बेटा जिंक +2 मतलब 3d10 फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब मैंगनीज एंड जिंक 2 इलेक्ट्रॉन इजीली इन कंपैरेटिव, हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा इजीली रिमूव कर पाएंगे। इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज जो होंगी ये लिटिल बिट क्या होंगी? कम होंगी। ठीक है, टू फॉर्म m+2 आयंस द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड एंड साथ में कौन? इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लेंगे। हाई किसकी होगी? जो इससे पहले ही स्टेबल हो चुका होगा। हाई अब स्टेबल पहले ही कौन कौन हो चुके हैं? क्रोमियम एंड कॉपर। तो आपको पता है, देखो क्रोमियम वॉज 4s1 3d5 एंड बेटा कॉपर है आपके पास 4s1 3d10। अब फर्स्ट केस में आपके पास क्रोमियम +1 एंड कॉपर +1 होते ही ये हो जाएगा 3d5 हाफ फिल्ड और ये हो जाएगा 3d10 फुल्ली फिल्ड। इसका मतलब ये इससे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली निकालना ही नहीं चाहेंगे, तो इसलिए इट इज़ वेरी हाई फॉर क्रोमियम एंड कॉपर क्योंकि d5 और d10 आ चुके हैं। एंड कंपैरेटिवली आपके पास स्टेबल स्टेट्स ये वैल्यूज़ कम होंगी किसके लिए? जिंक के लिए एंड मैंगनीज के लिए, क्योंकि वो स्टेबल d5 या d10 कॉन्फ़िगरेशंस ले लेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, कॉपर के लिए हाईएस्ट, जिंक के लिए +2 कम। ठीक है, क्रोमियम के लिए हाईएस्ट और इधर मैंगनीज एंड देन वेनेडियम के लिए। क्लियर? नेक्स्ट आओ बेटा। सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी से पता क्या चलेगा? अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी तो वो एलिमेंट फटाफट इलेक्ट्रॉन निकाल के उस स्टेट में चला जाएगा। इसका मतलब उसकी वो स्टेट स्टेबल स्टेट है। तो जहाँ सम टोटल ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज कम होगा वहीं वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। सो व्हाट वी कैन हैव, ये देखो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी अगर जाननी है तो क्या करना होगा आपको? यू हैव टू चेक द मैग्नीट्यूड्स। ठीक है, जैसे निकल के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जीज का सम है ये, बट फॉर प्लैटिनम दिस इज बिट हायर, इसलिए निकल कंफर्टेबली चला जाएगा +2 में, प्लैटिनम उतनी जल्दी +2 स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम सारी एनर्जीज का सम टोटल कर दें तो देखो निकल के लिए आएगा बेटा 11.29 बट प्लैटिनम के लिए 9.36। तो 4 आयनाइजेशन एनर्जीज का सम टोटल इज लेसर फॉर प्लैटिनम, तो प्लैटिनम कंफर्टेबली जाएगा +4 स्टेट में। क्लियर? सो इसीलिए प्लैटिनम इजीली +4 स्टेट वाले कंपाउंड्स शो करता है, निकल उतनी जल्दी नहीं करेगा। तो निकल +2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम। सिमिलरली आपके पास प्लैटिनम जो है वो किस में ज़्यादा स्टेबल होगा? +4 में। तो यहाँ से प्लैटिनम K2PtCl6 दैट इज़ +4 और निकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, प्लैटिनम एग्जिस्ट कर जाएगा क्योंकि प्लैटिनम +4 में जाएगा। यहाँ बेटा जब आप चेक करोगे तो आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ दिखाई दी। पी ब्लॉक में अगर आपको याद हो तो इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण फैमिलीज़ में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं
तब आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं रहती। जैसे थैलियम ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली का मेंबर है, उसमें +3 होना चाहिए था, बट इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण ज़्यादा स्टेबल +1 है, पर यहाँ तो उल्टा केस हो गया। निकल आप अगर चेक करोगे तो बेटा आपके पास निकल जो है वो +2 स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है, पर प्लेटिनम किस में गया +4 में। तो दिस इज अ कॉन्ट्रैरी फैक्टर फ्रॉम पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम कम हो रही है, लेकिन डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जानने के लिए कि किस फैमिली में कौन सा एलिमेंट कैसा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सारे फैक्टर्स वहाँ फिर दोबारा अपना रोल प्ले करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब बेटा सब आपस में इंटर रिलेटेड है। अब आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आपको ये जानना है किसकी कितनी कैपेसिटी है टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब हम ये पोटेंशियल्स चेक करते हैं तो उससे पहले आपको चेक करना है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, फिर हमें चेक करना है आयनाइजेशन एनर्जी, एंड देन बेटा हम लोग चेक करेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर आपके पास देखो ये दो एनर्जीज तो हमें देनी है, तो ये दो फैक्टर्स पॉजिटिव होंगे, और अक्सर हाइड्रेशन जो है वो रिलीज होती है, ये फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ जाएगी बाहर से उस काम को करने के लिए। पर अगर हाइड्रेशन डोमिनेट हो गया, इसका मतलब उस पूरे प्रोसेस के चलने के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो स्टेबल सिस्टम की तरफ जा रहा है। क्लियर? तो दैट मीन्स जब भी हाइड्रेशन डोमिनेट करेगा तो आपकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर यूजुअली मोर स्टेबल, और जब आयनाइजेशन एनर्जी डोमिनेट करेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। क्लियर? दूसरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से पता कैसे चलता है या रिडक्शन पोटेंशियल से पता कैसे चलता है? तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है कि जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आरपी वैल्यू स्मॉलर होती है, स्मॉलर को बेटा आप मोर नेगेटिव भी लिख सकते हो, जिसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी या छोटी होगी, वो एलिमेंट इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो जल्दी लूज करेगा, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा, रिएक्टिव मेटल होगा, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सो व्हाट वी आर हैविंग, जितनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लोअर होगी, छोटी होगी, मतलब वो जल्दी लूज करेगा, जल्दी लूज करके क्या बनाएगा, कैटायन बनाएगा। इसका मतलब उसकी वो पॉजिटिव स्टेट क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मोर नेगेटिव भी कह सकते हो छोटे को, द इलेक्ट्रोड मोर स्टेबल इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जितनी आपके पास वैल्यू छोटी होगी आरपी की, रिडक्शन पोटेंशियल की, या मोर नेगेटिव होगी, इसका मतलब वो जल्दी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव स्टेट में जल्दी जा रहा है। जल्दी आप काम कोई भी तब करते हो अगर उधर जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, मीन्स दैट पॉजिटिव स्टेट इज स्टेबल, ठीक है। सो मैंगनीज, जिंक, इनकी कौन सी स्टेबल स्टेट होगी, ये कहाँ जाके ज़्यादा स्टेबल है, +2 में, तो इसलिए ये जल्दी +2 स्टेट में जाएंगे क्योंकि इन्हें हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड स्टेट्स मिल जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट, निकल +2 की नेगेटिव है क्योंकि उसके पास हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। हमने पहले डिस्कस किया हाई हाइड्रेशन एनर्जी तो हायर स्टेट्स अक्सर स्टेबल होंगी। ई नॉट वैल्यूज फॉर मैंगनीज +3 से मैंगनीज +2। अच्छा, अब आप एक पॉइंट चेक करो, मैंगनीज +2 हमारे पास था हाफ फिल्ड स्टेट, पर मैंगनीज +3 इसका मतलब आपने हाफ फिल्ड स्टेट को डिस्टर्ब कर दिया। क्या बेटा हम डिस्टर्बेंस करना चाहेंगे? नो, इसका मतलब +2 से +3 आप कभी भी नहीं जाना चाहोगे, नेगेटिव नहीं जाना चाहेंगे, पर +3 से +2 हम दौड़ के जाना चाहेंगे। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इज गोइंग टू बी हाईली पॉजिटिव, मच मोर पॉजिटिव। जब हम इधर जल्दी आ रहे हैं तो हमारे पास दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी मच मोर पॉजिटिव, जबकि क्रोमियम +3 एंड क्रोमियम +2, फेरिक, फेरस, इनके कंपैरिजन में लार्जर कौन चला जाएगा आपके पास, मैंगनीज की वैल्यू इज हाईली पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट भी डिस्कस करते हैं। हमें पता है क्रोमियम जो था बेटा आपके पास इट इज़ 4s1 3d5, लेकिन क्रोमियम की सबसे स्टेबल स्टेट होती है बेटा +3। यूजुअली अगर आपको याद हो तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में आपने डी ट्रांजिशंस पढ़ी हैं, आपने स्प्लिटिंग पढ़ी है,
तो यहाँ पे आपके पास जो क्रोमियम +3 वाली स्टेट है ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि जब क्रोमियम अपने कम्प्लेक्सेस बनाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, तब आपके पास स्प्लिटिंग होती है Eg एंड T2G में। सो दिस इज T2G एंड Eg। क्रोमियम +3 का मतलब बेटा 4s से एक इलेक्ट्रॉन गया और 2 इलेक्ट्रॉन 3d5 से गए। सो क्रोमियम +3 इज 3d3। सो दिस 3d3 इज बेसिकली हाफ फिल्ड। दिस इज हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड स्टेट आपके पास क्या हो जाएगी? अगेन हाफ फिल्ड स्टेट है, स्टेबल स्टेट है, इसलिए क्रोमियम +3, क्रोमियम की सबसे स्टेबल स्टेट इज यूजुअली क्रोमियम +3 स्टेट। कलर भी याद रखोगे ग्रीन। ये बहुत सारी जगहों पे आपको पूछते हैं, इवन ऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन आता है कि अगर आप लोगों किसी ने अल्कोहल की कंजम्पशन की है तो उसको आप देखते हो कि कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले अगर रोक लें तो दे गिव यू एन इंस्ट्रूमेंट और आपको बोलते हैं कि उसमें थोड़ी सी एयर ब्लो करो अपने माउथ से। तो किसी ने अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है तो हमारे पास जो कंटेनर होता है उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है विच इज़ ऑरेंज इन कलर। जैसे ही आप अल्कोहल को ब्रो करते हो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट अचानक अपना कलर चेंज करके ग्रीन कलर क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ सबके पास अगर हम 3D की बात करें तो बेटा इट वाज ऑलमोस्ट एवरी क्रोमियम कॉपर छोड़ के सबके पास 4s2 थे और 3D में कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हमें पता है 4s और 3D में गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी जाएंगे एंड इधर मतलब 4s से भी जाएंगे और 3D से भी जाएंगे। तो आपके पास कॉमनली 4s से सबसे पहले जा रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो सबकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? +2। लेकिन स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ 4s2 3d1। तो स्कैंडियम बेटा सारे 3 के 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा और स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, इसलिए स्कैंडियम +2 नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ +3 ही शो करता है। तो एक्सेप्ट स्कैंडियम बाकी सब शो करते हैं +2 स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, पर अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, आपके पास केटायन का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि आपके पास बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। सो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं +2 एंड +3 तो जनरली आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे, पर हायर हो जाएंगे, हायर स्टेट्स में कोवेलेंट बॉन्ड्स आ जाएंगे, जैसे मैंगनीज +7 स्टेट में है, क्रोमियम +6 स्टेट में है। ठीक है, ग्रुप नंबर 6। नाउ दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए बहुत, कि मॉलिब्डेनम हो गया, टंगस्टन हो गया। अब हमें पता है क्रोमियम, जैसे बेटा K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम +6 स्टेट शो कर सकता है। इसी तरह से उसकी बाकी फैमिली मेंबर्स दैट इज मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन भी क्या शो कर रहे हैं? +6। नाउ क्रोमियम +6 फटाफट जाना चाहता है, अभी हमने डिस्कस किया क्रोमियम का ज़्यादा स्टेबल है +3, +6 से +3 जाना इज रिडक्शन मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ अ वंडरफुली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी अभी एग्जाम्पल हमने अल्कोहल के साथ डिस्कस भी की है। लेकिन बेटा मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन +6 स्टेट स्टेबल है। अच्छा पीछे सोचो, हमने निकल और प्लेटिनम किया था, निकल के अंदर हमने कहा था कि +2 ज़्यादा स्टेबल है +4 नहीं, पर प्लेटिनम की ज़्यादा स्टेबल थी +4। इसी तरह से क्रोमियम की +6 स्टेबल नहीं है, पर मॉलिब्डेनम और टंगस्टन की +6 स्टेबल स्टेट है। तो मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेंगे, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं हैं अच्छे, पर क्रोमियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया क्योंकि उसको कहाँ जाना है? +3 स्टेट में। सो molybdenum and tungsten they are more stable than chromium +6. ठीक है, so chromium +6 in the form of dichromate in acidic medium is a very good oxidizing agent, जबकि आपके पास molybdenum and tungsten they are not. ये लाइंस यूजुअली नीट के किसी ना किसी जो थेरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं पूछ ली जाती है। ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वहाँ भी मिलती हैं अगर कभी मेटल किसी ऐसी चीज़ से जुड़ जाए जहाँ आपके पास पाई बॉन्ड, पाई एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी होती है, लाइक कार्बोनाइल। ये सब आपने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ा है। निकल टेट्रा कार्बोनाइल, नाउ कार्बोनाइल इज अ पाई एसिड लिगेंड, इस पे अपने पे कोई चार्ज नहीं है, तो निकल 0, आयरन 0, so this is the lowest oxidation states, their oxidation states is 0. Clear? So increasing oxidizing power means oxidizing agent, जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? तो यू कैन चेक वेनेडियम इज +5, क्रोमियम बेटा +6, मैंगनीज है +7,
तो सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट कौन है? मैंगनीज, भुक्कड़, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो फटाफट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देन आयरन आप सबको पता है कॉमनली शो करता है +2 एंड +3, कॉमनली इट इज़ +2 एंड +3, पर किसी किसी केस में आयरन आपके पास +6 भी शो कर रहा है, इवन +1 भी कर रहा है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इस तरह का एक कंपाउंड भी पढ़ा है, ठीक है। तो आयरन +6 जो स्टेट शो कर रहा है दैट इज इन केस ऑफ फेरेट्स। सो फेरेट्स के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6, लेकिन ये फेरेट्स बेटा अनस्टेबल हैं, ये आपके पास रेडिली डीकम्पोज हो जाएंगे Fe2O3 एंड ऑक्सीजन में। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑस्मियम, दैट इज योर +8 इन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। आपके पास 3D सीरीज़ की अगर हम बात करें तो बेटा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो यहाँ तक आपके पास 4s2 3d1 सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, इट इज़ +3। बाकी सब कॉमनली शो कर रहे हैं बेटा +2, सब में +2 स्टेट्स आएंगी। जिंक सिर्फ +2 शो करेगा। मिड हाफ के बाद, मैंगनीज के बाद आपकी ज़्यादा स्टेट्स शो करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ सिर्फ +2 +3, कोबाल्ट आपके पास +2 +3, निकल भी इसी तरह से, लेकिन ये सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। बट ओवर हेयर इट इज़ हायर, इट इज़ +2 +3, वेनेडियम +5 तक भी जाएगा। V2O5 वेनेडियम, आपको पता है ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये 5 तक भी जाएगा। क्रोमियम +6 तक भी जाएगा, +2 +3 +4 +6 पे भी जा रहा है, लेकिन +6 क्या था? +6 इज़ अ डेफिशिएंट स्टेट, जिसलिए वो फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी करेगा। तो व्हेनेवर क्रोमियम इज इन +6 स्टेट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। आपने ऑर्गेनिक में इतने क्वेश्चंस किए हैं जिनमें आपने क्रोमियम को अक्सर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किया है, ठीक है। आपके पास यू हैव यूज लाइक क्रोमिक एसिड, ठीक है, यू हैव यूज K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। सिमिलरली मैंगनीज +2 +3 आपके पास सारी स्टेट्स चलेंगी बेटा, +4 टिल कहाँ तक जाएगा? इट इज़ +7। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो आप ध्यान रखोगे मैंगनीज शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑस्मियम शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑस्मियम की है हाईएस्ट और मैंगनीज की क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्लियर? नाउ मैंगनीज हो बेटा हमारे पास या क्रोमियम हो, व्हेनेवर दे आर प्रेजेंट इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमेशा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जैसे आपके पास है, यू आर हैविंग द एग्जाम्पल ऑफ K2Cr2O7 and you are having the example of potassium permanganate, they are very good oxidizing agents। और यहाँ देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी हाई हैं, तो यहाँ बॉन्डिंग में कोवेलेंट कैरेक्टर इज वेरी हाई, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? यस, अब हमें पता है कि मैंगनीज +7 तक जा सकता है, पर कंफर्टेबली से कौन लेके जाएगा बेटा? कंफर्टेबली इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो होगा ऑक्सीजन, तो आपको फिर भी Mn2O7 मिल जाएगा। फ्लोरीन के साथ +7 स्टेट में जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो आपको MnF7 नहीं मिलेगा, डू नॉट एग्जिस्ट। एक और चीज़, फ्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग, हाईएस्ट स्टेट तक लेके जाने वाली बॉन्डिंग कौन करेगा? तो याद रखिए बेटा, ज़्यादा हाईएस्ट स्टेट तक लेके जाने वाली बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हैज़ अ कैपेसिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड्स। जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतनी हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, जबकि हमारे पास फ्लोरीन बनाता है सिंगल बॉन्ड्स, तो इसलिए ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कौन कर जाएगा? ऑक्सीजन करेगा जब वो किसी से भी अटैच होगा। लाइक अभी आपने बात की है KMnO4 की, सो योर मैंगनीज, ठीक है, इसको अगर आप आयनिक स्टेट में लिखो तो इट इज़ MnO4 1 नेगेटिव, तो यू आर हैविंग 1 O नेगेटिव एंड ये देखो बाकी सब पाई बॉन्डेड है। ऐसे में ऑक्सीजन ने क्योंकि पाई बॉन्ड बनाया है, इसलिए ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड्स ज़्यादा बेटर बनते हैं, ज़्यादा हायर स्टेट में जाते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ फ्लोरीन।
तो ये आपके पास MnF7 एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द कलर, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको कोऑर्डिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं, आपको D&F में भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आता है। कलर्ड कम्प्लेक्सेस, जब आपने कोऑर्डिनेशन में बेटा कम्प्लेक्स बनाया था तो वहाँ स्प्लिटिंग हुई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपने स्प्लिटिंग पढ़ी, एंड स्प्लिटिंग किस में हुई कि ये जो 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स थे, दीज आर द 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटिव मतलब जिनकी एनर्जी सेम थी, ये सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स स्प्लिट कर गए T2G और EG में, मतलब इनमें से 3 की एनर्जी डाउन चली गई और 2 की एनर्जी अप हो गई, ये स्प्लिटिंग हो गई। T2G इज ट्रिपली डीजेनरेट, मतलब 3 की एनर्जी अभी भी सेम है। नाउ जब तक ये 5 की एनर्जी सेम थी, जब एनर्जी सेम थी तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा ही नहीं सकता था, पर जब स्प्लिट हो गया तो लोअर एनर्जी से अब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है टुवर्ड्स द हायर। इसी के कारण क्योंकि ट्रांजिशन हो गई, इलेक्ट्रॉन हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे चला गया, तो देयर कैन बी द कलर्ड कम्प्लेक्सेस, डी ट्रांजिशन बोलते हैं इसको डी ट्रांजिशन बोलते हैं। तो यूजुअली द कलर इज बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन, मेजॉरिटी जितने भी आपको मिलेंगे, बट देयर आर फ्यू कम्प्लेक्सेस, जैसे अभी हमने बात की थी KMnO4, और अगर मैं सिर्फ इसका आयन लिखूं MnO4 1 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 2 नेगेटिव, it is your chromate, अगर आप इनको देखोगे तो बेटा दिस इज पर्पल और यू कैन से पिंक पर्पल, मेजेंटा होता है इसका कलर यूजुअली, तो इट्स पिंक पर्पल और बहुत सुंदर कलर होता है। इवन अगर आपने नोटिस किया हो, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड जब हम कभी गुरुद्वारा साहब में जाते हैं तो आपने पुराने टाइम में अगर देखोगे, अपने पेरेंट्स को पूछ के देखो, अक्सर क्या होता था, 2 बकेट्स ऑफ वाटर होती थी, एक बकेट के अंदर कुछ पिंक सा सोल्यूशन होता था, तो वो यूजुअली KMnO4 होता था जिसमें हम ग्लासेस को क्लीन करते थे। तो आपके पास दिस इज ऑरेंज एंड दिस इज अ ब्राइट ब्यूटीफुल ऑरेंज क्रिस्टल्स, बहुत शाइनी क्रिस्टल्स हैं यहाँ पे, एंड दिस इज अ ब्राइट ब्यूटीफुल येलो क्रिस्टल्स, आपको चमकते हुए क्रिस्टल्स दिखेंगे, पर इनके ये तो बेटा हाईएस्ट स्टेट में है, इनमें कोई डी ट्रांजिशन हो नहीं सकती क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में। तो डी ट्रांजिशन कहाँ नहीं हो सकती, डी ट्रांजिशन नहीं हो सकती है D0 स्टेट में, इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 में जहाँ सब कुछ भरा हुआ है, इसी तरह से इनमें भी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो D0 D10 आर यूजुअली कलरलेस, बट जहाँ आपके पास ये वाले कंपाउंड्स आ गए तो आपको स्पेशली याद रखना है ये कलर्ड हैं और बहुत सुंदर कलर है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो कलर में हमने क्या क्या पढ़ा, कलर किसके कारण है, डी ट्रांजिशन के कारण है। क्यों हुई डी ट्रांजिशन, क्योंकि लिगेंड्स आने पे स्प्लिटिंग हो गई। अगर D0 है और D10 है तो उसमें कलर्स नहीं हो सकते हैं, एंड कुछ केसेस में कलर हैं तो उसके कलर का रीज़न क्या है, चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्सेस, लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, ठीक है। सो दीज आर चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्सेस, यू कैन हैव द एग्जाम्पल्स। ये सब किसके कारण है, चार्ज ट्रांसफर कम्प्लेक्सेस, द कलर इज बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। हाँ, जैसे स्कैंडियम +3 ले लो, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहे थे तो इट इज़ गोइंग टू बी योर कलरलेस, ठीक है। टाइटेनियम बेटा +4, जिंक +2, ये सब कलरलेस है। जिंक +2 कलरलेस या वाइट क्रिस्टल्स भी बोल देते हैं। आप एक बात, जब आप पढ़ोगे सॉल्ट एनालिसिस आपको बहुत जगहों पे मिलेगा जिंक, तो जिंक +2 आपको वहाँ भी याद रखना है कि ये आपके पास कलर नहीं देगा, या क्या लिखोगे, वाइट लिखोगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, आप सबको पता है जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं देयर वी आर गोइंग टू हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला वेयर n is the number of unpaired electrons. n equal to 1, आप इसमें फिल कर दो 1 into 1 plus 2 that is √3, तो √3 ये आपके पास आ जाएगा बेटा, इसको सॉल्व करके 1.73 बोहर मैग्नेटॉन। और आपको पता है डी में अनपेयर्ड कितने रह सकते हैं, 5, तो इट इज D1 D2 D3 D4 D5। सो
आपके पास म्यू की वैल्यू सॉल्व करने के बाद कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2.7 के आसपास या 2.8 यू कैन राइट बोहर मैग्नेटॉन। बेटा बहुत आसान है, देखो 2 अनपेयर्ड 2.8 अप्रॉक्स, एन की वैल्यू 3, म्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.8, एन की वैल्यू 4, म्यू अप्रॉक्सीमेटली इफ़ यू वांट यू कैन राइट 4.9, कुछ अप्रॉक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आपको इससे ये वैल्यूज़ अगर आप याद रखते हो तो आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ये वैल्यूज़ याद रह जाएंगी। अगर आपको कोई एग्जाम्पल दे दी जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव यू मैंगनीज +2 एंड आई टेल यू कि आप बेटा इसका मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करो, तो आपको पता है मैंगनीज इज 4s2 3d5। अब ये क्या हो जाएगा 3d5, देर आर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 5.9, इसके आसपास 5.8 लिखा हो, 9 लिखा हो, ठीक है। सिमिलरली यू आर हैविंग द मैग्नेटिक मोमेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जस्ट चेक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम 3d5 4s1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मैंगनीज 3d5 4s2, iron 3d6 4s2 and copper is your 3d10 4s1। तो सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा कॉपर के अंदर, तो सबसे कम मोमेंट आएगा। देन कम्स योर आयरन विच इज हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज मैंगनीज which is having 5 unpaired electrons and maximum is with chromium which is having 6 unpaired electrons। तो it should be your answer number 1, ठीक है। नेक्स्ट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इस पे भी नीट में बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का बेसिक रीजन क्या है, क्यों हमारे डी ब्लॉक, आपने देखो जितने भी कैटालिस्ट पढ़े हैं, हेबर्स प्रोसेस की आपने बात की, ठीक है, और आपके पास लाइक SO2 से SO3 की तरफ जा रहे हो, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ हो जाएगा, हेबर्स प्रोसेस में आपके पास आयरन यूज़ हो जाएगा, आपने काइनेटिक्स पढ़ा है, उसमें आपने जितने भी कैटालिस्ट की बात की सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ का रीज़न क्या है, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ का बेटा एक बहुत मेजर रीज़न है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जब ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को यूज़ कैसे करेंगे, कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन करना मुश्किल हो रहा है, तो अक्सर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बीच में ऐड कर दिया जाएगा सो दैट एक स्पीशी लूज कर दे, डी ब्लॉक एलिमेंट उसे गेन करे, ठीक है, और फिर वो जाके इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगा, तो एक मीडिएटर का काम करेगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने के कारण दे कैन ईजिली एक्ट एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो वी आर हैविंग अ क्वेश्चन है जहाँ पे रीजंस फॉर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, तो दे कैन अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, येस इट इज़ करेक्ट। कम्प्लेक्सेस, येस कम्प्लेक्स बना लेंगे जिसके कारण इनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। और तीसरा है हमारे पास एड्सॉर्प्शन। कई बार रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी हमें उतनी इजीली नहीं अवेलेबल है, तो मेटल के सरफेस के ऊपर, ये मेटल कौन है हमारा कैटलिस्ट, इसके सरफेस के ऊपर अक्सर आके गैसियस पार्टिकल्स एड्सॉर्ब हो जाएंगे। इससे बेटा कुछ इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज होगी, वंडरवॉल फोर्सेज आई जिसके कारण इंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन रिलीज हो गई। नाउ दिस इंथैल्पी, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द रिएक्शन, और वो रिएक्शन होनी शुरू हो गई। तो ऐसे में कैटलिस्ट ने काम कैसे किया, एड्सॉर्प्शन की हेल्प से। सो दीज कंपाउंड्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, अपना सरफेस दे दिया, इस सरफेस के ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगी, एड्सॉर्प्शन हो जाएगी, पार्टिकल्स आके यहाँ चिपक जाएंगे, अपने आप बॉन्डिंग हो रही है, वंडरवॉल फोर्सेज आ रही हैं, अपने आप बॉन्डिंग होने के कारण कुछ एनर्जी निकल रही है, ये एनर्जी रिएक्शन यूज़ कर रही है, ठीक है। तो इसलिए बेटा कैटलिस्ट, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज तीनों इज द रीज़न, ऑल द थ्री। देन ये तो नीट का ही क्वेश्चन है बेटा, कौन कौन सा कैटलिस्ट है किस किस प्रॉपर्टी में, लाइक हेबर्स प्रोसेस, अभी हमने बात की थी आयरन। वैकर आप लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ते हो, ठीक है, तो वैकर ऑक्सीडेशन में ये आपको याद करना है, पैलेडियम क्लोराइड। विल्किंसन कैटलिस्ट अगेन, एंड जिगलर कैटलिस्ट, इट इज़ योर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो आपको ये सारे कैटलिस्ट याद होने चाहिए, सारे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स इस केस में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या हैं आपके पास बेटा, कई जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है आपका,
आप देखो जब आप ये एटम्स को प्लेस करोगे तो इन एटम्स की प्लेसमेंट के दौरान बीच में आपको ये देखो कुछ स्पेस खाली दिखाई देगी। छोटे एटम्स, स्मॉलर एटम्स, कोई भी छोटे एटम्स हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया आपके पास, कार्बन हो गया, ठीक है। अगर कोई भी इस तरह का कोई छोटा एलिमेंट आएगा और वो इसकी वॉइडल स्पेस में चला जाए, खाली जगह के अंदर, ये जो रेड पार्ट हमने दिखाया ये वाला, इस खाली स्पेस के अंदर जब ये चले जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, किसी रेशो में नहीं जाएंगे, बस जितनी जगह जिसको मिल गई वो उसमें एंटर हो जाएगा। जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये भी कैटलिस्ट हैं, आप सबको याद होगा ऑर्गेनिक में आपने रिडक्शन के लिए यूज़ किए हैं निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। इनमें बेटा हाइड्रोजन इनकी वॉइडल स्पेसेस में जाके एड्जॉर्ब हो जाती है, आप हीट करो ये बाहर आ जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी, ये बाहर निकल आएगी और रिडक्शन कर देगी। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में किसी भी छोटे साइज के पार्टिकल का जाना इज योर इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब इसको इमेजिन करो, अगर आप दो लोग बैठे हो और आपके बीच में स्पेस है, तो स्पेस में आप अपना बैग रख सकते हो, आप टिफिन रख सकते हो, आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी रख सकते हो वहाँ पे। अब पहले आप दो लोग थे और बीच में खाली स्पेस थी, तो आप इजीली कंफर्टेबली इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन अब बीच में सामान आ गया तो अब आई एम जैम पैक्ड, अब मैं हिल नहीं सकती अपनी जगह से। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, अब आप सोच के देखो, हार्ड हो जाएंगे कि सॉफ्ट हो जाएंगे? क्योंकि हम अपनी जगह से हिल ही नहीं सकते, मूव ही नहीं कर सकते, तो ये दीज विल बिकम हार्ड। ये क्या बन गए, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। किसी भी रेशो में जितनी खाली जगह उतने में आप भरते चले जाओगे। ऐसा नहीं है आप एक बॉटल रखोगे, आप 5 बॉटल्स भी रख सकते हो, खाली जगह थी, आप एक बॉटल भी रख सकते हो। तो अगर मैंने फिक्स्ड रेशो में रखा होता तो स्टोइचियोमेट्रिक, पर मैंने तो किसी भी रेशो में खाली जगह देख के रख दिया, तो इट इज़ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, उसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो दे रिटेन देयर मेटालिक कंडक्टिविटी, येस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। दे आर केमिकली रिएक्टिव, दे आर मच हार्डर देन द प्योर मेटल, येस, हार्ड तो हो गए क्योंकि बीच में और चीज़ें आ गई हैं ना। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द प्योर मेटल, येस, क्योंकि जगह ही नहीं है, बॉन्ड तोड़ेंगे, तोड़ने और भी मुश्किल हो जाएंगे, नई बॉन्डिंग्स आ गई हैं, वंडरवॉल फोर्सेस आ गई हैं। तो दे आर केमिकली रिएक्टिव, नो, किसी के आने से उसकी रिएक्शन नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है, दे आर नॉट केमिकली रिएक्टिव। नेक्स्ट, ऑक्साइड्स। अगेन देखो कोई रूल नहीं है, पर जनरली याद रखने के लिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल्स यूजुअली बेटा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स तकरीबन बेटा बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये लोअर वाली तकरीबन आपको मिलेंगी +2 +3। इसमें एक जिंक ऑक्साइड हमें और याद रखना है, जिंक ऑक्साइड हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, जबकि जिंक पे +2 चार्ज है, बट दिस इज एम्फोटेरिक। अदरवाइज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये हमेशा क्या होंगे, बेसिक होंगे। हायर, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, जैसे +6 या +7 स्टेट में, और इसमें कौन आएगा, क्रोमियम या मैंगनीज आएंगे, तो ये बेटा एसिडिक हो जाएंगे। और जो बीच की स्टेट आएंगी, मतलब +4 +5, ये वाली स्टेट्स में आपको मेजॉरिटी चीज़ें एम्फोटेरिक दिखाई देंगी। ये कोई, अगेन आई एम सेइंग, ये कोई रूल नहीं है, पर इससे येस आपको काफ़ी हद तक याद रखना आसान होगा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिक, वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक, बीच की स्टेट्स यूजुअली एम्फोटेरिक। पूरे में एक एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड स्पेशली याद होनी चाहिए, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स यू कैन चेक द टेबल हेयर, ऑल द कंपाउंड्स, इसमें जितने भी हैं ये सब देखो बेटा +2 स्टेट वाले हैं। ये B स्टैंड्स फॉर बेसिक, दीज आर ऑल +2। इस सारे में सिर्फ एक ही गड़बड़ी है जो हमने अभी डिस्कस की है, दैट इज जिंक। जिंक हमारे पास C एम्फोटेरिक, C इज एम्फोटेरिक, लिखा भी है आपके पास। देन कम्स योर +3 स्टेट, ये सारे देखो बेटा +3 स्टेट वाले हैं। यहाँ पे ये क्रोमियम वाले कंपाउंड्स, मैंगनीज के कंपाउंड्स, ये गड़बड़ी कर रहे हैं, बाकी सब आपके पास क्या चल रहे हैं, बेसिक, ठीक है। ये कॉपर वाला कंपाउंड बेटा +1 आएगा, ये +1 आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर +2।
ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ अगर आप चेक करोगे तो आपको ये सारे +4 दिखेंगे, दीज आर ऑल एम्फोटेरिक। ये देखो दिस इज +5 बीच की स्टेट, दिस इज +6 एसिडिक हो गया, मैंगनीज +7 एसिडिक हो गया। तो इसलिए सिंपल सा रूल, छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिक, वेरी हाई एसिडिक, बीच की स्टेट्स यूजुअली एम्फोटेरिक, जिंक ऑक्साइड स्पेशली याद एम्फोटेरिक, ठीक है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर आयनिक, ठीक है, +2 स्टेट है, करेक्ट। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप इन द ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड इन स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक, बिल्कुल हमने उससे कहा था मिड हाफ के बाद, मैंगनीज के बाद हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं आती हैं, +2 +3 कॉमनली चलता है, तो बिल्कुल करेक्ट बेटा। बेसिक करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम, अब आप चेक करो बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी तो क्या बेसिक करेक्टर बढ़ रहा था? नो, तो इसका मतलब हमारी ये लाइन हो गई इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ही पूछा है उसने, ठीक है। V2O4 डिजॉल्व इन एसिड्स टू गिव VO4 3 नेगेटिव, नहीं बेटा, ये भी लाइन हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये एसिड्स में डिजॉल्व होने के बाद केटाइनिक स्पीशीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब हम V2O4 को एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स कर देंगे तब हमारे पास जो बन जाएगा दैट इज गोइंग टू बी योर केटाइनिक स्पीशी VO2 पॉजिटिव, तो हमारे पास केटाइनिक स्पीशी VO2 पॉजिटिव बन जाएगी। CRO, यस ये +2 हो गया बेटा, तो इट इज़ बेसिक, CR2O3 इज एम्फोटेरिक। अभी हमने पीछे इसको स्पेशली कहा था कि ये देखो यहाँ पे ये गड़बड़ी करेंगे हमारे ये वाले, ठीक है। सो यस इट इज़ करेक्ट, दिस इज एम्फोटेरिक। सो वी आर हैविंग 2 इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर कम्स आउट टू बी C and D, ठीक। नेक्स्ट आओ बेटा, now it's again important, potassium dichromate and potassium permanganate as oxidizing agents। अब आपको पता है here chromium is in +6 state, manganese is in +7 state। एक डिफरेंस, डाइक्रोमेट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बट KMnO4 बेटा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल, इन तीनों मीडियम्स में हो सकता है। आपको याद रखने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन हुआ, तो देखो क्रोमियम +6 से इट इज मूविंग टू क्रोमियम +3, द चेंज इज ऑफ 3 फॉर 1 एटम, पर क्रोमियम के यहाँ 2 एटम्स हैं इसलिए बेटा चेंज आएगा 6 का। सो डाइक्रोमेट का K2Cr2O7 का n फैक्टर इज 6। सिमिलरली KMnO4 मैंगनीज +7 से एसिडिक मीडियम में, मीडियम प्लीज याद रखोगे क्योंकि KMnO4 एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सब में काम करता है, तो KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू मैंगनीज +2, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज। तो आपको याद रखना है बेटा KMnO4 का n फैक्टर कम्स आउट टू बी 5। अब याद क्या करें, कैसे करें रिएक्शंस? अब ये तो खुद क्या हो गए हैं, ये खुद तो रिड्यूस हो गए, ठीक है। क्रोमियम +6 से +3 चला गया, मैंगनीज +7 से +2 चला गया। अगर बेटा ये गेन कर रहे हैं तो कोई लूज भी तो करेगा इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि लॉस होने के बाद कहाँ जाएंगे, तो मैं आपको सिंपल सा एक वे आउट दे रही हूँ। किसी की भी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, मीडियम, एसिडिक, ये याद होना चाहिए आपको, तो किसी की भी जब ये स्टेट्स हैं तो Ki-1 स्टेट में नेगेटिव स्टेट से हमेशा जाएंगे 0 स्टेट पे, इट इज I2। H2S सल्फर 0 स्टेट, कोई भी 0 स्टेट वाला यूजुअली मूव करता है अपनी हाईएस्ट स्टेट तक, एक्सेप्ट हेलोजन्स। हेलोजन हाईएस्ट स्टेट +7 पे नहीं जाएंगे, ये +5 तक जाएंगे। तो आयोडीन मूव करेगा बेटा IO3 1 नेगेटिव +5 पे। सल्फर हाईएस्ट इज +6, सल्फेट। आयरन की 2 ही स्टेट्स कॉमन है, फेरस और फेरिक, तो अगर फेरस को ट्रीट कर रहे हो तो फेरिक में चले जाओगे, फेरिक को ट्रीट कर रहे हो तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी आपके पास, तो इट इज फेरिक। नाइट्रोजन बेटा +3 से कहाँ जाएगा, हाईएस्ट पे, हाईएस्ट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। सल्फाइट +4
कहाँ जाएगा, हाईएस्ट में +6 SO4 2 नेगेटिव। दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिंपल आपको चलना है यहाँ से, नेगेटिव वाला 0, 0 वाला हाईएस्ट, पॉजिटिव वाला भी हाईएस्ट एक्सेप्ट हेलोजेंस जाएंगे +5 पे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमें पता है सारे F ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ थे, थर्ड ग्रुप में, ठीक है, जो आपके पास लेंथेनम और हेफनियम के बीच में आए थे। इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे यूजुअली क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत आसान चीज़, बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ क्या है कि कभी भी आप देखोगे तो जब लेंथेनॉइड्स, जब लेंथेनम के बाद कोई आ रहा है तो उन सबको क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड्स। और ये लेंथेनॉइड्स में जब हम फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं तो बेटा दो चीज़ें नहीं आती हैं, कभी भी आपको एक तो F2 नहीं दिखेगा और एक आपको F8 नहीं दिखेगा। F2 एंड F8 किस में, लेंथेनॉइड्स में। ये आपको उनके कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दिखते हैं। ये देखो, दिस इज 4F1, 4F3, देखो 2 नहीं है, 4F4, 5, 6, हाफ फिल्ड 2 बार आएगा 7, 7, और फुली फिल्ड भी 2 बार आएगा 14, 14, 8 नहीं आया बीच में, ठीक है। इससे आप इजीली, आप ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, आपका इजीली 58 बन जाएगा। देखो आपके पास सीरियम 4F1, 5D1, 6S2, नोबल गैस प्लस दीज इलेक्ट्रॉन्स यू विल हैव 58। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, पर याद क्या रखो ना, 2 आएगा, F2 आएगा और ना ही F8 आएगा। इसी तरह से एक्टेनॉइड्स में भी, वहाँ तो एक और स्पेशल केस है, F1 भी नहीं आता। तो F2 एंड F8 लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स में F1, F2 एंड F8, ठीक है। देन कॉन्फ़िगरेशंस याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट देम, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये भी बेटा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। टिपिकली ऑक्सीडेशन स्टेट लेंथेनॉइड्स की रहती है +3, कॉमन स्टेट, स्टेबल भी यही है। कोई +3 से +2, +4 इनकी तरफ जा सकता है अगर उसे हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड स्टेट्स मिल जाएं, पर उनकी भी टेंडेंसी वापस +3 पे आने की हमेशा रहेगी। तो आप ये याद रखोगे। कुछ ऐसे हैं जो +2 एंड +4 शो कर रहे हैं, जैसे यूरोपियम, येट्रोबियम, किसके लिए, देखो हाफ फिल्ड के लिए, फुली फिल्ड के लिए, सीरियम F0 एंड टर्बियम हाफ फिल्ड। तो ये जाएंगे +2 या +4 में जाएंगे स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन फिर भी इनकी ज़्यादा स्टेबल क्या है, +3, ये याद रखना है आपको पॉइंट। नाउ सीरियम +4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये गेन करेगा, तो +4 वाला फिर से वापस किस में आएगा, +3 में आएगा, बिकॉज मोस्ट स्टेबल स्टेट इज +3 ओनली, इसलिए ये वापस +3 में आएगा। एंड लेकिन धीरे धीरे आएगा, तो आपके पास ये एक गुड एनालिटिकल एजेंट है, एनालिसिस करने में, रिएक्शंस करने में, उनकी एनालिसिस करने में ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देन लाइक यू आर हैविंग प्रस्डायोमियम, ठीक है, नायोबियम, टर्बियम, डिस्पोरियम, ये भी सारे बेटा +4 स्टेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स में आपको पता है हायर स्टेट आ सकती है, ऑक्सीजन लेके आ सकता है। लेंथेनॉइड्स शो अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन कंपैरिजन टू एक्टेनॉइड्स, क्योंकि एक्टेनॉइड्स में ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है, शेल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। ऑर्बिटल्स नहीं, शेल्स के बीच का एनर्जी गैप कम हो जाएगा, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल पाएंगे एक्टेनॉइड्स में। लेंथेनॉइड्स में अभी गैप फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। लाइक सीरियम एंड येट्रोबियम एग्जिबिट +4 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो भी हमने डिस्कस किया बेटा। सीरियम F0 हो जाएगा एंड येट्रोबियम के पास F14 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको नीट में पिछले कुछ सालों के अंदर पूछी गई हैं। देन सीरियम इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीरियम इज नॉट करेक्ट। तो कॉमन स्टेट +3 है एंड +4, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4, येस, ये हमने अभी पढ़ा है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट नोन इन सोल्यूशन, ऑब्वियसली ये आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स आंसर हमारा थर्ड बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर एग्जिबिटेड बाय एक्टेनॉइड्स देन लेंथेनॉइड्स। इसका रीजन अभी हमने शेयर किया बेटा कि आपके पास एक्टेनॉइड्स में द एनर्जी गैप बिटवीन द शेल्स, सब शेल्स इज आपके पास कम है। कम एनर्जी गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली रिमूव्ड। देयर इज मोर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D, ठीक है। नो, देयर इज लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 6D इन कंपैरिजन टू 4F एंड 5D। इसलिए ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन शो करेंगे, एक्टेनॉइड्स शो करेंगे इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड्स, करेक्ट। नेक्स्ट आओ,
ये तो अब आपका बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन आता ही आता है बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल पॉइंट, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होना था, यहाँ भी हो गया। तो जब भी आप लेंथेनम से टुवर्ड्स ल्यूटिटियम मूव करोगे तो आपके पास धीरे 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 साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास हमें ऐसा दिखाई देगा कि जैसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, बहुत बड़ा गैप नहीं होगा, बस धीरे 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 ये कम होगा। तो दिस इज सिंपली lengthenoid contraction. The atomic and the ionic radii of lengthenoid elements show a small gradual decrease. बेटा पीछे अब तक सब कुछ irregular था, gradual आ गया. With the increase in atomic number, this is termed as lengthenoid contraction. धीरे 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 लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। साइज डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज थोड़ा इंक्रीज होता है, इसलिए साइज डिक्रीज होगा। पर डिक्रीज कैसा है, ग्रेजुअल है। ऐसा है कि एक एलिमेंट 99 होगा तो सेकंड 98 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा साइज में, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्यों होगी आपके पास, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज अकरिंग बिकॉज 4f इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर ग्रेजुअली एडेड क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट। 4f ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर इन साइज देन द 3d एंड 3f। आपके पास ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि बेटा 3f ऑर्बिटल्स आ गए। 5f ऑर्बिटल्स आर स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग इनटू 4f ऑर्बिटल्स and there is a poor shielding effect of 4f electrons, yes, which is coupled with increase in the attraction between the nucleus. Yes, left to right size क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इम्पैक्ट कर रहा है उसको, ठीक है। तो आंसर विल बी योर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट आओ, इस लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से कॉन्सिक्वेंस क्या आया। पहले तो बेटा देखो देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, तो साइजेस में बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, एक 98 होगा, एक का साइज 97 होगा, एक का साइज 96 होगा, एक 95, 94 ऐसे चल रहा है, मतलब साइजेस ऑलमोस्ट सिमिलर जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में बेटा सेपरेशन ऑफ दीज लेंथेनॉइड्स हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी, हम सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे इनको। हाँ, पर क्योंकि लेफ्ट टू राइट जो भी डिक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज कर रहा है। अब ये सारे मेटल्स हैं, मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट साइज अगर कम होगा तो बेसिक करेक्टर भी कम हो जाएगा, ठीक है। जितना मेटल का साइज ज़्यादा लार्ज होता है उतना उसका ऑक्साइड ज़्यादा बेसिक होता है। जैसे लिथियम एंड सीजियम, सीजियम इज़ वेरी लार्ज इन साइज, तो सीजियम का ऑक्साइड विल बिकम बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेज फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटिटियम। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज कम, बेसिक करेक्टर कम हो जाएगा। सो लेंथेनम हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ल्यूटिटियम हो जाएगा बेटा वीकेस्ट। सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, आपको याद है शुरू में हमने कहा था कि साइजेस सिमिलर थे, किसका था, जिरकोनियम हेफनियम, ठीक है, नायोबियम टेंटेलम। ये जिरकोनियम हेफनियम के बीच में कौन आए थे, आपके पास 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स आए थे। तो उनकी लेंथेनॉइड्स की कॉन्ट्रैक्शन, उनकी दी हुई पुअर शील्डिंग के कारण इम्पैक्ट किसको आ गया, 4D और 5D को। स्पेशली 4D को कुछ नहीं हुआ, 5D को फर्क पड़ा। 5D का साइज जितना बढ़ना चाहिए था बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि बीच में 14F एलिमेंट्स ने दे प्रोवाइडेड पुअर शील्डिंग, जिससे 5D एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और उनका साइज डिक्रीज हो गया, ठीक है। सो फर्क पड़ गया इन सबको, इनके साइजेस क्या हो गए आपके पास, सिमिलर चले गए हैं एंड दे बिकम सिमिलर। नेक्स्ट आओ बेटा, एक्टेनॉइड्स। एक्टेनॉइड्स, बहुत सारे एक्टेनॉइड्स जो आपके पास हैं, ट्रांस यूरेनिक, यूरेनियम के बाद वाले ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं दे आर यूजुअली रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब मैंने आपको पीछे बताया था F1 भी नहीं होता, थोरियम इज़ अ F ब्लॉक एलिमेंट, पर उसके F में इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ F1 नहीं है, F5 नहीं है, सॉरी आई थिंक मैंने शायद पीछे भी बेटा F2 बोल दिया था, वहाँ पे भी इट इज़ F5 एंड F8 नहीं है। तो देखो 2, 3, 4, 6 और आपको पता है हाफ फिल्ड 2 बार आएगा, फुली फिल्ड 2 बार आएगा, F7, 14 2 टाइम्स आएगा। तो आप यहाँ पे चेक करो, देखो 5 नहीं है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 8 नहीं है बीच में, तो नो F8, नो 5 एंड नो 1, क्लियर। लेकिन यहाँ पे द एनर्जी गैप बिटवीन 5F एंड 6D क्या है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो यहाँ वेरिएबल ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इन कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड्स।
आपको ऑक्सीडेशन, इनकी सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये 2 चीज़ें स्पेशली याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, What is true for the F block elements? Their configuration, yes. देखो एंटी पेनल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 से 14 तक जा सकते हैं। D में इलेक्ट्रॉन 0 या 1 हो सकता है, बिल्कुल NS2, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स इज नॉट नोन विद सर्टेनिटी, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि F एंड D सबशेल्स आर वेरी क्लोज इन एनर्जी। अभी हमने किया है कि F इनके बीच में एनर्जी गैप इतना कम है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास जल्दी निकल सकते हैं, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशंस में भी बहुत वेरिएबिलिटी है। द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स F ब्लॉक एलिमेंट्स की +3 है, करेक्ट। आपने पीछे लेंथेनॉइड्स में भी की है, +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। आज के लेक्चर में बेटा वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ड कि हम लोग D एंड F ब्लॉक को नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट आप कैसे पॉइंट्स को याद रख सको और इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस हो जाएं। वी हैव ट्राइड अ लेवल बेस्ड, सो दिस इज़ योर D ब्लॉक एलिमेंट। आप NCERT उठाओ, एक बार ज़रूर रीड करो, जितने मैंने बीच में आपको पॉइंट्स दिए हैं सारी जगहों पे वीडियो को पॉज कर करके सारे पॉइंट्स आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो या स्क्रीन से ही पढ़ सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गॉड ब्लेस यू बेटा।